प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इस अध्याय को पढ़ते हमें बहुत दिन हो गए हैं और आज इसके समापन का समय आ गया है। इतने दिन क्यों लगाए हमने स्रोतों को पढ़ने में? इसकी वजह है, वजह यह है कि जब हम किसी भी काल विशेष के इतिहास को पढ़ते हैं, जब हम किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करते हैं तो वह बिना स्रोतों के संभव नहीं है। और वह अध्ययन करते समय यदि हमारे सामने कुछ परिचित से नाम आए, कुछ परिचित से लेखक आए, कुछ परिचित से किताबें आए, तो समझने में बड़ी सुविधा हो जाती है। और यदि स्रोत हमारे पहले से देखे हुए हों तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमें पहचानी सी लगती है पढ़ते समय और वो याद भी जल्दी होती है। तो आज हम विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो मुगल काल है उसमें कौन कौन से विदेशी यात्री, विदेशी कर्मचारी, विदेशी लेखक, वैसे तो इनमें बहुत सारे लेखक ही हैं, जो लेखक है वो यात्री भी है, वो धर्म प्रचारक भी है, चीज़ें मिली जुली है, लेकिन उनके माध्यम से हमें जो सूचनाएं मिलती हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एक बात तो ये है कि भारत प्राचीन काल से ही दूसरे देशों के आकर्षण का केंद्र रहा है, जिनकी व्यापार में रुचि थी, जिन देशों की, क्योंकि हमारे पास सोना था, हमारे पास गरम मसाले थे और हमारे पास कपड़े थे, और इनके प्रति दूसरे देशों में आकर्षण था। उस समय बाजार हमें कुस्तुनतुनिया मिला हुआ था और उनमें से जो भारत का व्यापार है, उस व्यापार पर जो वेनिस के लोग थे उनका एक तरह से एकाधिकार था 15वीं शताब्दी के पहले आधे भाग में। और ये वेनिस वाले मिस्र के माध्यम से व्यापार करते थे। खैर, तो भारतीय, अरबी, मिस्री ये व्यापारी मिलकर काम करते थे। आप इतना जान रखो, अरब सागर के मार्ग से भारत के सामान को मिस्र तक ले जाते थे और वहां से फिर वह आगे चला जाता था। लेकिन 1453 ईस्वी में जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया और मिस्र और उत्तरी अफ्रीका में ओटोमन शासन का प्रभाव बढ़ गया, तो भारत और यूरोप के बीच का जो लेन देन था वह लेन देन भी प्रभावित हुआ। हेनरी के नेतृत्व में पुर्तगाल पहला देश था जिसने भारत के साथ सीधा व्यापार प्रारंभ किया। आपको ध्यान है कि वास्को डी गामा कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, आशा अंतरीप कहते हैं जिसको, उस रास्ते से भारत आया था। और चूंकि वास्को डी गामा आया था तो फिर प्रारंभ में तो पुर्तगालियों का ही एकाधिकार होना था, जो उनका एकाधिकार था। उसके बाद में डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए और उन्होंने पुर्तगालियों को चैलेंज किया, उनको चुनौती दी। तो आप जानते हैं कि आखिर में, अंत में जाके अंग्रेजों को इस काम में सफलता मिल गई कि वे दूसरे देशों के जो व्यापारी यहाँ आए हुए थे उन व्यापारियों को पीछे छोड़ दें। अब जैसे ही ये रास्ता खुला, अभी मैंने बताया, व्यापारी हैं जो ईसाई मिशनरियों में काम करने वाले लोग हैं, यात्री हैं, ये लोग भारत में, या यूं कहूं कि भारतीय उपमहाद्वीप में खूब आने लगे। और यहां भी अपना देश तो शुरू से ही बड़ा उदार है इस मामले में कि कोई यदि अपने धार्मिक या सांस्कृतिक विचार लेकर यहाँ आता है तो उसका अपन स्वागत करते हैं। आत्मसातीकरण की हमारी प्रवृत्ति बहुत पहले की है। इस नाते ये ईसाई
धर्मावलंबी जब भारत में अपना प्रचार करने के लिए आए तो हमने इनका स्वागत किया कि आप आइए। हमने व्यापारियों का भी बहुत स्वागत किया, और आप जानते हैं कि अंग्रेज तो आए ही व्यापारी बन के थे। खैर, तो उन लोगों का हम अच्छा सम्मान करते थे, उनकी पूरी आवभगत करते थे। हमने दूसरे देशों के व्यापारियों को, यात्रियों को, धर्म प्रचारकों को पूरा महत्व दिया, और यहाँ तक कि ये लोग तो दरबारों में जाने का साहस भी कर लेते थे, और दरबार में भी इनको यथोचित सम्मान मिलता था। और भारत से बाहर, भारत के लिए यह धारणा बनी हुई थी कि भाई व्यापार के लिए या धर्म प्रचार के लिए या यात्री जो अपनी इच्छा से जाते हैं, जो भ्रमण करने वाले लोग हैं, उनके लिए भारत बहुत शानदार जगह है, बहुत अच्छी जगह है। ये एक धारणा बनी हुई थी, और इसका मैं ये तो नहीं कह सकता कि नुकसान हुआ इसलिए हमें ये करना नहीं चाहिए था। हमने तो अच्छे के लिए ही किया। अब जो यहाँ आ रहा है उसकी नीयत कैसी है, इसका हम क्या कर सकते हैं। और जब हमें पता चल गया उसके बाद हमने उचित प्रतिकार भी किया, इसीलिए अंग्रेजों को हम यहाँ से भगाने में सफल हुए। तो एक इतिहासकार हुए हैं एस.एम. जाफर, उनकी एक पुस्तक है, मैं उस पुस्तक का नाम मैं थोड़ा देख लेता हूँ। और एस.एम. जाफर की वो जो किताब है द मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, 1936 में ये सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। जाफर साहब ने बड़े ही रोचक अंदाज में एक पैराग्राफ लिखा है। वो पैराग्राफ आपको भारत आने वाले विदेशियों के चरित्र की सांगोपांग व्याख्या करके देता है। मैं उस पैराग्राफ का जो मूल तत्व है वो आपको बता रहा हूं, पढ़ के नहीं सुना रहा हूं, मूल तत्व बता रहा हूं, उसमें थोड़ा पठन भी आ जाएगा। उन्होंने कहा कि पुर्तगालियों के लिए भारत दूसरे पेरू जैसा है, जहां राजाओं के मस्तक से मुकुट नोचा जा सकता है, और फतेह के लिए और धर्मांतरण के लिए यह एक नया संसार था पुर्तगालियों के लिए। ध्यान दे लीजिए आप, फतेह और धर्मांतरण, ये दोनों बातें ध्यान देने की है। जब ये कहा जाता है ना कि वो तो धर्मांतरण के लिए आए ही नहीं थे, उस समय ये बातें उद्धृत करने की होती है। डचों के लिए यह एक बहुत बड़ा बाजार था, और जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखते थे, जिनकी उद्यमिता में रुचि थी, उनके लिए बड़ा ये मुफीद था, बड़ा अनुकूल था। ये जाफर साहब की किताब है, उसका ये भावार्थ बता रहा हूं मैं आपको, जो उन्होंने लिखा है। और फ्रांस वालों के लिए वो कहते हैं कि फ्रांस निवासियों के लिए यह एक अपने फायदे के लिए कुचक्र रचने के लिए, अपने फायदे में कुचक्र रचने के लिए यह एक बहुत बड़ा रंगमंच था भारत, जहां वे फायदा भी उठाते और दुनिया में शोहरत भी पाते कि हमने भारत में ये किया, हमने ये किया। और अंग्रेजों के लिए वो लिखते हैं कि भारत एक एम्पोरियम था, व्यापारिक केंद्र था, और यहाँ जो सुविधाएं मिलती थी व्यापारिक, वे अकथनीय हैं, कहीं नहीं जा सकती। एक तरह से स्वर्ग था उनके लिए हिंदुस्तान। और इन चार यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के बीच में जो टिके, आखिर में जाके जो टिके और आखिर तक टिके, वो थे अंग्रेज, जिसके पास साधन ज्यादा दिखावटी नहीं थे, दिखावा ज्यादा नहीं किया था, लेकिन सफलता उनकी औरों से ज्यादा थी, और वो सफलता रियल थी, वास्तविक थी, कहीं कोई आभासी सफलता जैसी बात नहीं थी। और वे इन चारों में योग्यतम सिद्ध हुए, इसलिए बाकी तीन है वो पीछे रह गए। तो ये इस
पैराग्राफ के आधार पर, इस अनुच्छेद के आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में यूरोपियनों के लिए कितनी संभावनाएं थी। अब उन यूरोपीय व्यापारियों की, उन यात्रियों की, धर्म प्रचारकों की जो डायरियां हैं, या उनके जो व्यक्तिगत या उनके जो राजकीय पत्र हैं, व्यक्तिगत पत्र लिखे उन्होंने अपने मित्रों को, या उन्होंने अपनी सरकारों को जहां से वे आए हैं वहां पत्र लिखे, या उन्होंने संदेश भेजे, या यहाँ का जो मुगल शासन था उस शासन के साथ उनका कोई पत्र व्यवहार हुआ हो, या उनकी अपनी कोई अकाउंट्स की किताबें हों, अकाउंट्स की डायरियां हों, उस बहियां हों, या उनकी कोई रिपोर्टें हों, या धर्म प्रचारकों ने अपनी रिपोर्टें लिखी हों कि हमने इतना काम किया, इस वर्ष में इतना काम किया, इस महीने में इतना काम किया, इस दिन में ये कितना काम किया। ये सब सूचनाएं हमारे पास प्रचुर हैं, खूब हैं। अब होता क्या है कि जो लिख रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है और वो किस मकसद से यहां आया हुआ है, तो उसके लेखन में एक तो वो कितना पढ़ा लिखा है, उसकी समझ कितनी है, वो प्रभाव आएगा। और दूसरा प्रभाव ये आएगा कि वो जिस काम से आया हुआ है उस काम से इतर नहीं लिखेगा, वो उस काम से जुड़ी हुई बातें लिखेगा। तो हमारे लिए ठीक है कि एक काम करने वाले आदमी की दृष्टि, एक काम करने वाले आदमी की सोच, या एक विशेष काम करने वाले आदमी की सोच भारत के बारे में क्या थी, ये हम जान सकते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है वो 3 तरह का हो गया सूचनाएं। एक तो जो यूरोपीय यहाँ फैक्ट्रियां हैं उनका रिकॉर्ड, दूसरा यात्राओं का विवरण, और तीसरा जो ईसाई प्रचारक हैं उनका विवरण। यदि आप इनका कोई स्थूल विभाजन करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो विवरण है, एक अंग्रेज यात्री हुआ था रिचर्ड हकल्यूट, 1552 से 1616 तक का उसका समय। उस हकल्यूट के नाम पे एक सोसाइटी बनी थी, ग्रेट ब्रिटेन की है वो हकल्यूट सोसाइटी। उस सोसाइटी ने मुगल काल में जो यात्री भारत में आए थे उन यात्रियों का विवरण एक साथ प्रकाशित करवाया। उन्होंने प्रकाशित अपने लिए किया होगा, लेकिन वो हमारे लिए भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कौन कौन से यात्री बता देता हूं, मुख्य यात्री कौन कौन से हैं जिनका विवरण प्रकाशित किया उन्होंने। एक तो हकल्यूट का खुद का विवरण, एक विलियम हॉकिंस, एक थॉमस रो, एक लानकास्टर, एक हैंडजेस, एक पीटर मुंडी, एक जॉन पुर्डा, एक पिएत्रा डेला, और भी कई लोग। अब यदि आप मुगल काल की बात करते हैं, मुझे थोड़ा पानी पीना पड़ेगा भाई। यदि आप मुगल काल की बात करते हैं ना, तो मुगल काल में देखिए बाबर और हुमायूं को तो इतना समय नहीं मिला था कि वो इन विदेशी यात्रियों से कोई संपर्क करते। यदि कोई आए भी, कहीं संपर्क में आए भी होंगे तो उनको इतनी फुर्सत नहीं थी। बाबर का तो समय बहुत कम था, हुमायूं का जो समय था सारा वो भागदौड़ में निकल गया, उसको फुर्सत ही नहीं मिली। उसको तो शेरशाह सूरी ने भगा दिया था, और वो वापस आया तो बाद में ज्यादा जीवित नहीं रहा, मर गया थोड़े दिन बाद में। भाई आप लोगों को थोड़ा व्यवधान हुआ तो मुझे आप माफ करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो इनमें हुमायूं और बाबर पहले, हुमायूं बाद में, इनके बाद में जो अकबर आया ना, उसकी रुचि इन विदेशियों में बहुत थी। एक तो ये कि उसको समय खूब मिला, बहुत समय मिला उसको, 50 साल, लगभग 50 साल का शासन। एक तो उसको और एक औरंगजेब को, इन दो को भाग्य ने 50-50 साल इस देश में शासन करने का मौका दिया। अकबर ने उसका फायदा उठाया और औरंगजेब ने उसका फायदा नहीं उठाया। इन चीजों का केवल विदेशी लोगों की बात ही नहीं है,
जो कला और संस्कृति का क्षेत्र था, अकबर में हजार दोष होंगे, लेकिन यह जरूर है कि उसने रास्ते बंद नहीं किए थे। महाभारत का अनुवाद भी करवा रहा है, रामायण का अनुवाद भी करवा रहा है, वो शब्दकोश भी संस्कृत और फारसी का लिखवा रहा है। और औरंगजेब जो है वो तो कह रहा है कि सब कुछ बंद ही कर दो, कुछ नहीं करना। तो मैं जब अकबर और औरंगजेब की तुलना करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकबर को कोई बहुत अच्छा बता रहा हूं, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से अकबर ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा समझदार और ज्यादा संवेदनशील था। राजनीतिक व्यवस्थाओं के चलते एक बादशाह को जो कूटनीतिक चतुराई बरतनी चाहिए वो तो उसने सब जगह बरती, और हम जब आगे अकबर को पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको अकबर के व्यक्तित्व के दोनों ही पक्षों से रूबरू करवाऊंगा, दोनों ही पक्षों की बात करूंगा। अभी फिलहाल ये है कि उसने उसके समय में उसके आमंत्रण पर पुर्तगालियों के यहाँ से गोवा से, भारत में गोवा पुर्तगालियों का केंद्र था ना, वहां से 3 मिशन आए हैं 1580 से 1605 के बीच में, और जो दरबार में मेहमान बन के ठहरे और अकबर से नियमित संवाद करते थे। वो भाई यहां तक विवरण मिलता है, वो जब आगे प्रसंग आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ने तो ये मान ही लिया कि अकबर महाशय ईसाई बन गए हैं, यहां तक लिखने का साहस हो गया उनका। ये अकबर का व्यवहार था उनके प्रति, अकबर की उदारता थी, क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति का था तो अनपढ़, या उसको अपढ़ कहना चाहिए शुद्धता की दृष्टि से, लेकिन आजकल दोनों शब्द काम आते हैं, अनपढ़ ज्यादा प्रचलित है, अपढ़ कम प्रचलित है। लेकिन पढ़ा लिखा होने का मतलब सिर्फ डिग्रियां प्राप्त कर लेना नहीं है, उसने या वो जो भी इस्लामी शिक्षा उस जमाने की थी उसको प्राप्त करना ही नहीं है। एक आपके भीतर एक सेंस होता है, एक भाव होता है, एक संवेदना होती है, जिससे आप रहस्यवाद की तरफ जाते हैं। हर आदमी रहस्यवादी होता है, हर आदमी जीवन, मृत्यु, जन्म, पुनर्जन्म के बारे में सोचता है। अब इस सोच को जब आप ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से, या इस दिशा में जो लोग ज्यादा सोच चुके हैं, उनके साथ संवाद करके आप इस सोच को परिष्कृत कर सकते हैं। और अकबर की इस परिष्कार में रुचि थी, मैं यही कहना चाहता हूँ। उसके यहाँ तो जो काम करते थे, उसने पारसियों को, फादरों को काम करने के लिए रखा है। एंथोनी मॉन्सेरेट, जेरोम जेवियर और इमैनुअल पिनहेरो उसके यहाँ काम करते थे। पिनहेरो तो उसको रायत तक देता था कि भाई विदेशियों के मामले में, व्यापारियों के मामले में भी वो राय देता था कि इसके साथ आपको समझौता करना चाहिए और इसके साथ नहीं करना चाहिए। तो मुगल काल में, जो अकबर से पहले की बात कर लें, मुगल काल में जो पहला अंग्रेज आया था उसका नाम था थॉमस स्टीवेंस, जो गोवा की जेसुइट सोसाइटी में शामिल हुआ और उसने धर्म प्रचारक के रूप में 40 साल तक काम किया। लेकिन फतेहपुर सीकरी आने वालों में, फतेहपुर सीकरी और आगरा, पहला जो अंग्रेज व्यापारी था उसका नाम था रॉल्फ फिच, ध्यान रखना चाहिए आपको। और जहांगीर के दरबार में जो पहला आदमी प्रस्तुत हुआ वो था विलियम हॉकिंस। तो ये पहले 3 हो गए। अब अलग अलग प्रश्नों में इनके अलग अलग उत्तर होंगे, ये आपको ध्यान रहे। तो वो जो विलियम हॉकिंस आया था वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर आया था, 25,000 सोने की मुद्राएं लेकर आया था, सिक्के लेकर आया था। तो ये अप्रैल 1609 की बात है। जहांगीर उससे बातचीत कर रहा था, और उस बातचीत के सिलसिले में, और जो पिनहेरो था जो उसके यहाँ काम करता था, पहले अकबर में और बाद में जहांगीर के यहाँ, ये जो पिनहेरो है उसने कहा कि आपको इनके साथ बात नहीं करनी चाहिए, इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है इस आदमी को। लेकिन जहांगीर ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। और क्योंकि जो पिनहेरो है ना, वो तो जहां अपनी संबद्धता रखता था वहां से
हॉकिंस का ताल्लुक नहीं था, ये आप समझ सकते हैं। तो उसका काफ़ी सत्कार हुआ विलियम हॉकिंस का। और जो लेन पूल है, इतिहासकार लेन पूल, वो इस बारे में एक उद्धरण देता है, एक अनुच्छेद है मेरे पास। और मैं जिस किताब से ही इन स्रोतों का जिक्र कर रहा हूं ना, मैं आपको वो भी बता दूं, आपको सुविधा रहेगी। मध्यकालीन भारत का वृहत इतिहास नाम से आपको J.L. मेहता की 3 किताबें मिलेंगी। पहला भाग तो सल्तनत काल का है, दूसरा मुगल काल का है, और तीसरा फिर वो जो है वो सांस्कृतिक सामाजिक इतिहास है, वो है। तो मैं वहां से ले रहा हूँ ये सारी चीजें। इस पाठ को अलग अलग जो आपके जो अध्याय हैं वो अलग अलग पुस्तकों से बताऊंगा मैं। तो मुझे इसमें सुविधा थी, तो फिर मैंने केंद्र में इसी पुस्तक को रखा। तो वो लिखते हैं लेन पूल, मैं उस पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ कुछ सेकंड में, कि जलयान के एक झांसा पट्टी वाले कप्तान के लिए एक अनजान जगह पर स्वयं को एक महान सम्राट जिसके बारे में इंग्लैंड में कुछ भी पता न था से मिलने जाना, ये सभी बातें उसके लिए एक अद्भुत स्थिति थी। दूरस्थ स्वप्न के सुझाव के लिए कुछ भी न था कि 2.5 शताब्दियों में हॉकिंस के अल्प परिचय से ही इंग्लैंड तथा भारत के मध्य प्रभाव पड़ता था। ब्रिटिश महारानी की प्रभु सत्ता, पूरे साम्राज्य जहां संसार की रोशनी यानी नूर जहां और उसका शाही पति उस समय शासन करते थे, में पराकाष्ठा पर पहुंच जाती थी। अब आप समझिए, जो दूसरा यात्री था जहांगीर के काल में आने वाला, वो था पॉल केनिंग, 1612 में आगरा आया था। और जो जेम्स का जो दूसरा पत्र लेकर आया था, पहला पत्र तो हॉकिंस लेकर आया है, उस आदमी का नाम था, जो दूसरा पत्र लेकर आया था उसका नाम था विलियम एडवर्ड्स, ये आपको ध्यान रहे। और उसके बाद में जो सबसे जिसने ज्यादा लोकप्रियता पाई वो था टॉमस रो। वो आया जहांगीर के दरबार में, और उसके साथ उसका एक और सहायक था उसका पादरी टेरी। ये पूरा दल लेकर आते थे वैसे तो, है ना। ये 3 साल तक भारत में रहे, सितंबर 1615 से लेके और फरवरी 1619 तक। और जहांगीर के साथ ये मांडू, अहमदाबाद और दक्षिण के दौरे पर भी गए। देखिए आप, इनको कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला, लेकिन एक संपर्क अच्छा इनका बन गया। और इनका जो विवरण है वो हमारे लिए एक स्रोत के रूप में काम आता है। विलियम फॉस्टर की एक किताब है अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। इस किताब में उसने जॉन मिल्टन हॉल, रॉल्फ फिच, हॉकिंस, विलियम फिंच, निकोलस विडिंगटन, थॉमस कार्याट, इनकी डायरियों को एडिट किया, इनकी डायरियों को संपादित किया और प्रकाशित किया। कुछ दूसरे विदेशी यात्रियों के विवरण भी हमारे सामने हैं और बहुत उपलब्ध हैं। उनमें एक है फ्रॉन्काइस बर्नियर, J.B. टॉबर्नियर, J.A. मंडेस्लो, मनुची, एडवर्ड टेरी, रॉबर्ट कार्वटे, थॉमस हर्बर्ट, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, इनका भी जो विवरण है, इनकी भी डायरियां हैं, इनके भी जो रोजनामचे हैं वो प्रकाशित हुए हैं। एक विद्वान हुए हैं डी लाइट, उनकी किताब है डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया एंड फ्रेगमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उस किताब को ये कहा जाता है कि ये जहांगीर के जमाने का भारत का राजपत्र है, गैजेटियर है ये, और उसमें इन विदेशी लेखकों का बहुत सारा विवरण है। तो अब होने को तो मैं मनुची पे भी अलग से बात कर सकता हूँ आपसे, बर्नियर पर भी अलग से बात कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों ने जिन जिन के बारे में ज्यादा लिखा है उनको जब पढ़ाएंगे ना तब इनकी बात करेंगे। एक बार आप ये समझ जाएं कि भाई ये नाम है। तो ये कुछ विदेशी यात्रियों का थोड़ा बहुत विवरण है। अब 1 मिनट की बात मैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में करूंगा, क्योंकि जिस तरह से प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों पर हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, उस तरह से मध्यकालीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों में ज्यादा बातें नहीं हो सकती। फिर भी एडवर्ड थॉमस पहला इतिहासकार था जिसने एक किताब लिखी थी, क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली। इस किताब में उसने जो मुद्रा विषयक स्रोत है ना, जो करेंसी है, जो सिक्के हैं, उनका इसने खूब इस्तेमाल किया। और भारत और इंग्लैंड में जो अनेक जो संग्रह
संग्रहालय हैं, जो म्यूजियम हैं, उन म्यूजियमों की सूची भी उसने दी है, ये आपको ध्यान रहे। जो भारत का अपना पुरातत्व विभाग है, उसके जो संग्रहालय हैं, उनमें भी बहुत सारे हमारे सिक्के उपलब्ध हैं, मुद्रा शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध हैं। कुछ लोगों ने निजी तौर पर भी अपने कलेक्शंस कर रखे हैं और वो सामने भी आते हैं कई बार, तो वे भी हमारे इतिहास की रचना में काम आते हैं। और दक्षिण भारत में जो मुसलमानों का जो जाना हुआ, तो वो उस जाने को भी सिक्कों के माध्यम से अच्छी तरह से समझा जाता है कि भाई ये सिक्के वहां तक गए हैं, इसका मतलब ये है कि उनका प्रभाव वहां तक था। और जो क्षेत्रीय राज्य हैं, अब मान लीजिए कि कोई एक छोटा राज्य है और वो मुगलों के अधीन है, तो उस राज्य का जो सिक्का होगा उसमें मुगल शासक का भी कहीं उल्लेख होगा और स्थानीय शासक का भी होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, या उसकी शैली मुगल कालीन हो जाएगी। तो ये चीजें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे समझेंगे। और कुछ जर्नल्स हैं, जैसे एपिग्राफियो इंडो मोस्लेमिका या एपिग्राफिया इंडिका, है ना, या जैसे भारत में ही पुरातत्व नाम से ही पत्रिका निकलती है। तो इनके अध्ययन में समय समय पर ऐसे आलेख, ऐसे मैं यूं कहूंगा कि शोधालेख प्रकाशित हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो ये जो पुरातत्व का जो क्षेत्र है, खासतौर से मध्यकाल का, इस बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा संकलन उपलब्ध नहीं है सामग्री का, ये आप लोगों को ध्यान रहे। एक किताब आई थी वीएस बेंड्री की, ए स्टडी ऑफ मुगल इंस्क्रिप्शंस, ए स्टडी ऑफ मुगल इंस्क्रिप्शंस। उस किताब में काफी विवरण दिया हुआ है, शिलालेखों का भी है और भी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। जॉन मार्शल है, पर्सी ब्राउन है, बर्गेस है, फर्ग्यूसन है, हवेले क्यूसेंस है। इन्होंने भारतीय कला और भारतीय वास्तुशिल्प के मामले में भी काफी जानकारी दे रखी है। तो इसके अलावा क्या है, भाई अब पुरातत्व में अब खोज तो बाद की चीज है, हमारे सामने जीते जागते प्रमाण ही है ना। वो इतनी सारी इमारतें बनी है सल्तनत काल में और मुगल काल में इस देश में, कि वो सारी इमारतें अपने आप में पुरातत्व के स्रोत हैं। आप दक्षिण भारत में भी बहुत सारी इमारतें हैं। औरंगजेब ने भी तो वो पसंद नहीं करता था, फिर भी उसकी कुछ इमारतें आपको मिलेंगी। आपको शेरशाह सूरी के काल की इमारतें मिल जाएंगी, उसका खुद का मकबरा ही बनवा दिया था उसने। अकबर के दौर में मिल जाएंगी। और शाहजहां का तो काल ही, अब वो व्याख्या करने की बात है कि स्वर्ण काल था या नहीं, खाली इसी बात को लेकर के उसने इमारतें बनवाई। स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां का काल। अनेक छोटे छोटे जो राजे महाराजा हुए हैं उस काल में, उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में जो इमारतें बनाई है। आप यदि थोड़ी मेहनत करें तो जिस इलाके में आप रहते हैं उसके 150 किलोमीटर में भी आपको मध्यकाल में बनी हुई बहुत सारी छतरियां मिल जाएंगी, जो स्थानीय नायकों की छतरियां हैं, है ना, जिनको भूमि भी कहते हैं। कुछ लोग जमीन की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, उनकी छतरियां मिलेगी। कुछ गायों की रक्षा के लिए बलिदान हो गए, उनकी छतरियां मिलेंगी। इसके अलावा भी ये पुरातत्व के स्रोत बनेंगे, आगे जाके इनको लिखा जाएगा। अब समय रहते हम इनकी रक्षा नहीं करते हैं, इनका संरक्षण नहीं करते हैं। वैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसमें लगा हुआ है, जो पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग है वो लगा हुआ है, लेकिन इतना विस्तार है अपने देश में इन पुरातात्विक स्थलों का कि अभी उस बारे में बहुत काम होना है। तो ये मध्यकालीन इतिहास के स्रोतों की बातें थी, जो अपन थोड़ा ज्यादा समय लेकर ही कर पाए हैं, लेकिन ये मजबूरी थी ताकि आगे हमें थोड़ी सी सुविधा हो जाए। और आगे जब हम बात करेंगे तो चीज़ों को अपन जहाँ जरूरत नहीं होगी वहाँ अनावश्यक विस्तार नहीं देंगे, क्योंकि वो तो चीज़ें, मान लीजिए मैंने कोई कथा छोड़ दी, मैंने संयोगिता के अपहरण की घटना को मान लीजिए बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं समझाया, 2 मिनट 3 मिनट में कह दी, तो वो तो आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। उस पर लोगों की, अलग अलग लोगों की क्या राय है वह भी आपको मिल जाएगी, है ना। पद्मिनी की कथा है, तो पद्मिनी की जो बात है अलाउद्दीन खिलजी के समय की घटना चित्तौड़ से जुड़ी हुई, तो उसके बारे में आपको खूब सूचनाएं मिल जाएंगी। लेकिन इन स्रोतों में क्या होता है कि एक स्रोत आया, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, इनके बीच में हम एक
एक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। इसके लिए इनकी चर्चा करना जरूरी था। जो मुझसे जैसा हुआ, और एक प्रथम वर्ष का विद्यार्थी भी जिनको आसानी से समझ ले, और जो आगे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मध्यकालीन भारत लेकर और पीजी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, प्रथम वर्ष से मेरा मतलब बीए प्रथम वर्ष से, और जो एमए के विद्यार्थी वो भी इसको समझ लें। तो मेरे जो ध्यान में थे वो बच्चे थे ध्यान में जो सामान्य बच्चे हैं, और जिनको चीज़ें याद हो जाएं और उनकी एक रुचि बन जाए इतिहास में, इस विषय को पढ़ने में, आगे जाने में। इसलिए मैंने चीज़ों को बहुत सरलीकृत करके बताया है। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना, इस पाठ को लेकर मिलेंगे। आप साथ रहिए, आपके साथ रहने से मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। धन्यवाद।